आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो ब्रीदिंग है ये डाइजेशन के आगे का प्रोसेस है। जैसे जो फूड हमने जो एब्जॉर्ब हुआ था हमारे ब्लड में, फूड जो एब्जॉर्ब हुआ था ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था, अब उसका यूटिलाइजेशन करना है। यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? इससे हमें एनर्जी निकालना है, ठीक है, इससे हमें एनर्जी निकालना है। जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था अब उसको हम क्या करेंगे, अब उसका और ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल फूड था, जो सिंपल फूड था जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपल फूड में क्या कह रहे थे? सिंपल फूड क्या था? ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज का या ग्लूकोज का अब हम ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन, इसका और ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। अब ग्लूकोज का बॉडी के अंदर कहाँ पर, ये कहाँ पहुँच गया? ग्लूकोज सेल में, ग्लूकोज सेल में पहुँच गया, ठीक है, ग्लूकोज सेल में पहुँच गया है। तो इस ग्लूकोज को अब सेल के अंदर ब्रेक डाउन होगा, इनसाइड द सेल, ब्रेक डाउन इनसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल के अंदर ब्रेक डाउन होगा। तो इसका ब्रेक डाउन के लिए हमें क्या चाहिए? जो सिंपल फूड एब्जॉर्ब हुआ उसके ब्रेक डाउन के लिए हमें चाहिए CO2, कार्बन नहीं, इसको हमें चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, हमें चाहिए ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो हम ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। जब इसका ब्रेक डाउन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाएगी बॉडी के अंदर, उसके बाद ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद रिलीज होती है, बहुत सी गैसें रिलीज होती है, इसमें एक गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसको हमें बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, बॉडी से बाहर, रिलीज्ड आउट ऑफ बॉडी। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी में जाएगी, ठीक है, इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द सेल, ठीक है। ये CO2 कहाँ बन रहा है? सेल में बन रहा है, ठीक है, इन सेल ये सेल में बन रहा है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से आ रही है ऑक्सीजन। और CO2 कहाँ बन रहा है? सेल के अंदर बन रहा है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसी को हम रेस्पायरेशन भी कहते हैं, इसको कॉमनली इसको हम रेस्पायरेशन भी कहते हैं, ब्रीदिंग को हम कॉमनली रेस्पायरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड द CO2 फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, ठीक है, इसे को हम ब्रीदिंग कहते हैं। NCERT क्या कहती है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड CO2 फॉर्म्ड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग क्या है? जो ऑक्सीजन जो हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं और जिसका यूज़ कर रहे हैं हम सिंपल फूड को ब्रेक डाउन करने में, उससे एनर्जी रिलीज़ करने में, तो उससे एक उसके ब्रेक डाउन के बाद CO2 फॉर्म रिलीज़ हो रही है, CO2 गैस रिलीज़ हो रही है, जो कहाँ से रिलीज़ हो रही है? सेल से रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसका एक्सचेंज ही, गैसों का एक्सचेंज ही ब्रीदिंग कहलाता है। और ब्रीदिंग को हम कॉमनली क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेटरी ऑर्गन, रेस्पायरेटरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो एनिमल के रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो रेस्पायरेशन में यहाँ पर पूरा एनिमल किंगडम दिया हुआ है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेरा, टिनोफोरा, ठीक है। तो इसमें पोरीफेरा में रेस्पायरेशन किसकी कैसे होता है? डिफ्यूज़न से होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न मतलब जैसे गैसेज जो है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, तो वो डिफ्यूज़न कहलाता है, ठीक है। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करेंगी तो वो डिफ्यूज़न कहलाएगा। पोरीफेरा में डिफ्यूज़न स्किन की हेल्प से होता है, तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा? स्किन होगा, ठीक है। सिलेंटेटा में डिफ्यूज़न स्किन की हेल्प से होता है, ठीक है। तो इसमें भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन स्किन होगा। टिनोफोरा में एब्सेंट लिखा है, इसका मतलब टिनोफोरा में रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है। प्लेटी हेलमिन में डिफ्यूज़न होता है, एस के हेलमेट में भी डिफ्यूज़न होता है। एनिलिडा
अर्थवर्म। एनिलिडा मतलब एनिलिडा के अंदर अर्थवर्म आता है, ठीक है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी में दिया हुआ अर्थवर्म, इसलिए मैंने नीचे जा करके अर्थवर्म कर दिया, ठीक है। तो एनिलिडा अर्थवर्म, एनिलिडा में किससे होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है। बॉडी के ऊपर क्यूटिकल इस तरह से पाए जाते हैं, ऐसे क्यूटिकल पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहेंगे मॉइस्ट क्यूटिकल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल। आर्थ्रोपोडा में कई बहुत सारे ऑर्गन से होता है। तो आर्थ्रोपोडा का एक जो एनिमल है प्राण, ठीक है, प्रॉन में किससे होता है, प्रॉन में गिल से होता है, क्रैब में बुक्किल से होता है, इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब होती है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। पोरीफेरा दिया हुआ है, सीलेंटेटा दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है उसके ऊपर मैंने रेड कलर से ये बता दिया, ठीक है। इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स, ठीक है। प्रॉन में गिल्स, मोलस्का में फीदर लाइक गिल्स, ठीक है, फीदर लाइक गिल्स, ठीक है। फीदर लाइक पंख नुमा गिल्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी गिल्स होती हैं। इकाइनोटर्मेटा में गिल्स, तो ज़्यादातर में गिल्स है, देखिए इकाइनोटर्मेटा में गिल्स, हेमिकॉर्डेटा में गिल्स, और जहाँ यूरोकॉर्डेटा आएगा, यूरोकॉर्डेटा सिफेरोकॉर्डेटा, यहाँ फेरेंजियल गिल स्लिट, फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। अब फिशेज में तो गिल्स होगा ही, ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको। फिशेज में गिल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, इसमें किससे होंगे, लंग्स से होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, इसमें किससे होगा, लंग्स से होगा, लंग्स से। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जैसे मैंने पढ़ा था कि डाइजेशन के लिए एक पूरा ऑर्गन का एक बहुत सा बड़ा सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। उसी तरह रेस्पिरेशन के लिए भी एक सिस्टम वर्क करता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिले हुए होते हैं, ठीक है। लंग तो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काम करता है, ठीक है, बाकी वो पूरा रेस्पिरेशन का वर्क करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक सिस्टम ये बना लेता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बना लेते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पाए जा रहे हैं, क्या क्या रास्ता हो रहा है, कहाँ से एयर आएगी और कहाँ से जाएगी, उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, सबसे पहले हम नाक से लेते हैं। तो नाक में जो दो छेद हैं, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नाक को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, ये हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इसे कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। इसके बाद ये जो रास्ता है, ये जो जहाँ से एयर जाएगी, ये जो रास्ता होगा नाक का, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, नेज़ल पैसेज, इसे कहेंगे नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज के बाद एक जगह आएगी, ये हो गया नेज़ल पैसेज, ये नेज़ल पैसेज हो गया। फिर इस जगह को कहते हैं हम, इसके बाद कहते हैं नेज़ल चैम्बर, जहाँ पर एक चैम्बर आता है, ठीक है, एक चैम्बर आता है छोटा, इसे कहते हैं हम नेज़ल चैम्बर। नेज़ल पैसेज के बाद नेज़ल मतलब नाक का, चैम्बर, इसे हम कहते हैं नेज़ल चैम्बर, ठीक है। नेज़ल पैसेज, नेज़ल चैम्बर, नेज़ल चैम्बर के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो मैंने क्या बताया था डाइजेशन में, फेरिंग्स था वो एयर और फूड के लिए, दोनों के लिए सेम पाथ था, ठीक है, सेम पाथ। ये हो गया फेरिंग्स, ये नेज़ल चैम्बर हो गया, उसके बाद ये हो गया फेरिंग्स, ठीक है। नेज़ल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, ये फेरिंग्स हो गया। ये क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये हो गया फेरिंग्स के बाद शुरू होता है ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया के ऊपर एक ओपनिंग होती है, एक छोटा सा बॉक्स होता है, इसे कहते हैं एक कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स होता है, ठीक है। ये पूरा ट्रेकिया के ऊपरी पार्ट में एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है, इसे हम कहते हैं लैरिंग्स। फेरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। लैरिंग्स का काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है। साउंड जो हम जो बोल रहे हैं, ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है यहीं से, लैरिंग्स से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है। ये बना होता है कार्टिलेज से। कार्टिलेज जैसे हमारी बॉडी में दो तरह के उपाय होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें बोन होता है और कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ठीक है। ये एक बॉक्स नुमा होता है, 9 कार्टिलेज होते हैं इसमें, ठीक है, 9 कार्टिलेज होते हैं जो एक बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी से
क्या कहते हैं, साउंड निकालती है। तो फेरेंस के बाद कौन सा पार्ट आ जाएगा, लैरिंग्स आ जाएगा, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद कौन सा पार्ट आ गया, ये ट्रैकिया, ये पार्ट कौन सा हो गया, ये पूरा ये एरिया हो गया ट्रैकिया, ठीक है, यहाँ तक ट्रैकिया। इसके बाद आ गया ट्रैकिया, ये ट्रैकिया हो गया, ठीक है। ट्रैकिया जो है कभी कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि इसमें एक कार्टिलेज का सी शेप कार्टिलेज लगा हुआ होता है, सी शेप कार्टिलेज बना हुआ, सी शेप का, जैसे ये कार्टिलेज का बना होता है, इसमें भी पूरा गोल रिंग ऐसे नहीं बनी थी, रिंग होती, रिंग आधी टूटी हुई होती, सी शेप होती है, ठीक है, सी शेप कार्टिलेज से बनी हुई होती है ये जो ट्यूब होती है ट्रैकिया ट्यूब, ठीक है, तो ये सी शेप कार्टिलेज से बनी हुई होती है, ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया जो है यहाँ पर जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही, देखिए यहाँ पर जाके देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो रही। तो ये कहाँ पर डिवाइड हो रही, यहाँ पर पूछा जाता है कहाँ पर ये ट्रैकिया डिवाइड होगी, ठीक है। तो ट्रैकिया कहाँ पर डिवाइड हो रही, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के पास, ठीक है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के पास, ठीक है। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री क्या होता है, जो हमारी बॉडी में पीछे की तरफ जो है वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में 5 तरह की बोन पाई जाती हैं, 5 तरह की वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, उसमें से जो थोरैसिक वर्टिब्री है, थोरैसिक वर्टिब्री तो पाँचवें थोरैसिक वर्टिब्री के पास, पाँचवें थोरैसिक वर्टिब्री के पास डिवाइड होता है, ठीक है। कहाँ पर पूछा, पाँचवें थोरैसिक वर्टिब्री के पास डिवाइड होता है। अगर डिवाइड होता है तो क्या बनता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इसे कहते हैं। ट्रैकिया जब डिवाइड होगी तो इसे कहेंगे इनिशियल, इसे कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, हाँ प्राइमरी, इसे कहेंगे सॉरी प्राइमरी ब्रोंकाई, इसका कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ अंदर जाके लंग्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है, ये कहेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होगी, ठीक है। उसके बाद इसे क्या कहेंगे, टर्शरी, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये टर्शरी प्राइमरी ब्रोंकाई ये हुई, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हुई, फिर ये टर्शरी ब्रोंकाई, ये टर्शरी ब्रोंकाई होगी, ये टर्शरी ब्रोंकाई। इसके बाद फिर डिवाइड होगी तो इसे कहेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर डिवाइड हो रही, ये कह रहा है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। उसके बाद कौन सा पार्ट आ रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आ रहा है ये थैला लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। यहीं पर गैसेज का एक्सचेंज होगा, ठीक है, गैसेज का एक्सचेंज एल्वियोलाई में होगा। तो कितने पार्ट हो गए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये वाला पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गया। उसके बाद जो पैसेज है कहेंगे नेजल पैसेज, पैसेज मतलब रास्ता, ठीक है, नाक का रास्ता, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद नेजल चैम्बर, चैम्बर के बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया जब डिवाइड होगी पहले तो बाहर डिवाइड होगी, लंग्स के बाहर डिवाइड होगी प्राइमरी ब्रोंकाई में। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहाँ पाई जाएगी, लंग्स के अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर आएगा टर्शरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलाई, ठीक है। इसको मैं अभी साफ साफ अलग से लिख देता हूँ, इसे पूरा रफ करके एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है, और यही रास्ता है गैस का, एयर का बॉडी के अंदर जाने का और बॉडी के अंदर, बॉडी से बाहर आने का। यहाँ पर एल्वियोलाई लास्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, जो लंग्स में पाया जा रहा है, और यहीं पर गैसेज का एक्सचेंज होगा, फिर CO2 इसी रास्ते से निकल कर बाहर चली जाएगी, ठीक है। सबसे पहला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स। इसमें क्या क्या हो जाता है, ये रास्ता पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तो फेरिंग्स क्या होता है, मैंने बताया था कॉमन पैसेज, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फेरिंग्स को क्या कहते हैं, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स कहलाता है साउंड
साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, लैरिंक्स को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स कहते हैं। इसको हम साउंड बॉक्स नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा साउंड बॉक्स, ठीक है। लैरिंक्स को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स, ठीक है। इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। फिर ट्रैकिया, जैसे अब हम ट्रैकिया की बात करते हैं, ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया के जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ओपनिंग कहते हैं, ट्रैकिया की ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस ये हो जाता है ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया क्या कह रहे हैं? ग्लॉटिस। तो इसके ऊपर क्या होता है? ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर लगा होता है, एक इस तरह का कार्टिलेज का बना हुआ कवर लगा होता है, जो फूड को, कभी कभी ऐसा होता है कि फायरिंग से फूड आया डायरेक्ट इसमें घुस गया ग्लॉटिस में, ठीक है, डायरेक्ट ट्रैकिया में घुसने लगा। तो ये जैसे ही फूड इधर आने लगता है, क्योंकि फायरिंग दोनों का पार्ट है, क्या फूड एंड एयर दोनों का पार्ट है, तो क्या करेगा, कभी कभी फूड ग्लॉटिस में जाने लगता है, ट्रैकिया में जाने लगता है। तो ये ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज की बनी हुई कवरिंग होती है, ये क्या करता है? इसे कहते हैं एपीग्लॉटिस, ठीक है, एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग, ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर यह कार्टिलेज की बनी हुई कवरिंग होती है, ठीक है। एपीग्लॉटिस कार्टिलेज की बनी हुई होती है, कार्टिलेज की बनी हुई कवरिंग होती है। ये फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकती है, ठीक है। तो क्या क्या कहेंगे? कवरिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस। ये पूछा जाएगा एपीग्लॉटिस क्या होता है, कवरिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, समझ गए। लैरिंक्स को साउंड बॉक्स कहेंगे, फायरिंग्स को कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कहेंगे, और एपीग्लॉटिस क्या होता है? कवरिंग ऑफ ट्रैकिया। उसके बाद क्या है? ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया कहाँ पर डिवाइड होता है? ट्रैकिया डिवाइड होता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। वर्टिब्रा कॉलम होता है, उसके 5 थोरैसिक जो वर्टिब्री है उसके पाँचवें थोरैसिक वर्टिब्री पर, ठीक है, वर्टिब्री, अरे भाई लिख जाओ, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के पास डिवाइड होगा। उसके बाद आ जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी। प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के बाहर ही बनता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ये कहाँ बनेगा? लंग्स के अंदर। इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद एल्विलाई। ये होता है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस में होगा? एल्विलाई में, ठीक है। और ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज होता है, ठीक है, सी शेप कार्टिलेज की बनी होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे सी शेप की कार्टिलेज होती है, क्योंकि ये सी शेप कार्टिलेज क्या करता है? इसको कोलैप्स करने से रोकता है, कि अगर गैस ना हो तो ये पिचक जाए, तो इसको पिचकने से रोकता है, इसको स्टॉप फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स करने से रोकता है, ठीक है, कोलैप्स करने से इसको रोकता है सी शेप कार्टिलेज। जैसा कि ये है हमारा लंग्स, ठीक है, ये लंग्स है, और ये क्या है? यह है ट्रैकिया, ये क्या कहते हैं? ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। और ये क्या है? ट्रैकिया के ऊपर जो क्या कहते हैं? लैरिंग्स, ठीक है, ये लैरिंग्स है। और ये क्या? एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस, ठीक है। अब लंग्स किस लंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? लंग्स में ब्रोंकाई से लेकर इनिशियल प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर कहाँ तक होती हैं? एल्वियोलाई तक सारी चीज़ें होती हैं, किसमें? लंग्स में, ठीक है। लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर एल्वियोलाई तक सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और लंग्स के ऊपर जो है, लंग्स के ऊपर डबल लेयर की कवरिंग होती है, ऐसे, ठीक है। लंग्स के ऊपर इसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं प्लूरा, PLEURA, प्लूरा, ठीक है, या प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, डबल लेयर की कवरिंग होती है लंग्स के ऊपर, ठीक है, डबल लेयर कवरिंग। ये क्या करती है? फ्रिक्शन रिड्यूस करती है, फ्रिक्शन रिड्यूस करती है, क्योंकि ये जो लंग्स जो है ये एक केज के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे एक केज के अंदर होते हैं लंग्स जो है, ये एक केज के अंदर होते हैं, इसे कहते हैं थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक एक चैम्बर के अंदर होते हैं, इसे कहते हैं थोरैसिक
थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। अब थोरेसिक चैम्बर इसके ऊपर है, ठीक है। तो इसका जो अंदर वाला लेयर है, ये अंदर वाले पार्ट, ये जो लेयर है, ये वाली प्लूरल मेम्ब्रेन डबल लेयर है। तो इनर लेयर है, इनर लेयर, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है लंग्स से, ठीक है। ये लंग्स से कनेक्टेड है, लंग्स से कनेक्टेड है। और जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये थोरेसिक लाइनिंग से, थोरेसिक चैम्बर की जो लाइनिंग है, इसके ऊपर एक केज है, ठीक है, एक चैम्बर है, ठीक है। तो उस चैम्बर की लाइनिंग से कनेक्टेड है, तो इसे कहते हैं थोरेसिक लाइनिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। थोरेसिक लाइनिंग से जुड़ी हुई है। तो ये क्या करता है, ये इसके अंदर एक फ्लूइड जमा हुआ है, इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड, ऐसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का काम होता है इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है, रगड़ इसे कहते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। प्लूरल फ्लूइड का काम है, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है? रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड का काम है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, जो इसकी कवरिंग है, लंग्स की कवरिंग को क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, इसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड का काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। क्या कहा, कैसे फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा? ये जो थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर की ऊपर वाली लाइनिंग जो प्लूरल मेम्ब्रेन की जो इनर वाली लेयर है, वो लंग से जुड़ी होती है, और आउटर लेयर थोरेसिक चैम्बर से जुड़ी हुई होती है। तो क्या करता है, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है। इसके अंदर जो फ्लूइड होगा तो उसको रगड़ को कम करेगा, फ्रिक्शन को कम करेगा, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर को हम कहते हैं इट इज़ एन एयर टाइट चैम्बर, ठीक है। एयर टाइट चैम्बर मतलब एयर में इसके जो वॉल्यूम में जब भी चेंज होगा तब लंग्स के वॉल्यूम में चेंज होगा। इसके वॉल्यूम में, थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में चेंज होने से लंग्स के वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक है। तब गैस बाहर से अंदर आएगी, ठीक है, एयर बाहर से अंदर आएगी। तो इसे क्या कहते हैं? एयर टाइट चैम्बर। इसको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक चैम्बर क्या कहते हैं? एयर टाइट चैम्बर। क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से लंग्स में भी के वॉल्यूम में चेंज, इसके वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से लंग्स के वॉल्यूम में चेंज होगा। इसे क्या कहते हैं? एयर टाइट चैम्बर। ये देखो डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ से, ये पूरा कवर्ड है, ठीक है, पूरा कवर्ड है, ठीक है। ये लंग का कवर समझ लीजिए इसे। डॉर्सली है, डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ से किससे बना होगा? वर्टिब्रल कॉलम। पीछे की तरफ हमारी बॉडी में पीछे की तरफ क्या पाए जा रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम पाए जा रहे हैं। तो ये जो किससे बना होगा? वर्टिब्रल कॉलम से बना होगा। डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ से। वेंट्रली आगे की तरफ यहाँ पर पाया जाता है एक हड्डी पाए से कहते हैं स्टर्नम, से कहते हैं स्टर्नम, ठीक। वेंट्रली पाया जाएगा स्टर्नम, स्टर्नम से बना होगा। लेटरली मतलब साइड किससे बना होगा? रिब्स से, ठीक है। रिब्स मतलब रिब्स से बना होगा। लोअर साइड नीचे की तरफ एक डायफ्राम होता है, नीचे की तरफ डायफ्राम होता है। लंग्स के नीचे की तरफ क्या होता है? डायफ्राम। तो नीचे की तरफ किससे बना होगा? डायफ्राम से बना होगा, ठीक है, डायफ्राम से। तो ये एयर टाइट चैम्बर हो गया। साइड देखिए, पीछे की तरफ होगा वर्टिब्रल कॉलम होंगे, और आगे की तरफ स्टर्नम होगा, और साइड में कौन होंगे? रिब्स होंगे, ठीक है, और फिर डायफ्राम होगा। इससे ये एयर टाइट चैम्बर पर बन जाता है, ठीक है। एनी चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम, इस थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में अगर कम चेंज होगी, जैसे ही चेंज होगा विल चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ठीक है। इसके वॉल्यूम में चेंज होने से, इसके वॉल्यूम में चेंज होने से लंग्स के वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो तब एयर बाहर या अंदर जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जो मैंने बताया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज, ठीक है, वहाँ से पूरा एल्वुलाई तक, ठीक है, ये पूरा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जो टर्मिनल ब्रोंकाई है, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ब्रोंक्यूल
इसमें कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है, यहाँ तक कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। तो इसमें ये सिर्फ कंडक्टिंग का काम करता है, इसको कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, इसे कहते हैं कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब गैसेस को कंडक्ट करना, वहाँ से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से यहाँ तक लेके आना, पूरा कंडक्ट करना, ठीक है। ये पहला था कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक बीच में जितने भी पार्ट आएंगे सब क्या कंडक्टिंग पार्ट होंगे। और फिर डक्ट ऑफ एल्वुलाई, डक्ट ऑफ एल्वुलाई जब जैसे ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल से, ठीक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से जब एल्वुलाई में आएंगे तो ये एक डक्ट होगी, डक्ट, डक्ट ऑफ एल्वुलाई, उसके बाद ये एल्वुलाई हो जाएगी। तो डक्ट ऑफ एल्वुलाई, डक्ट ऑफ एल्वुलाई एंड एल्वुलाई, डक्ट ऑफ एल्वुलाई एंड एल्वुलाई, ये क्या हो जाएगा एक्सचेंज पार्ट। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, इसलिए इसे कहेंगे एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसे कहेंगे एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट कौन सा? डक्ट ऑफ एल्वुलाई एंड एल्वुलाई। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक सारे पार्ट क्या हो जाएंगे? कंडक्टिंग पार्ट हो जाएंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसके काम क्या है ये देख लीजिए। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है एयर का एल्वुलाई तक, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके जाएगा, एल्वुलाई में ले जाके छोड़ देगा, इसका काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है। और दूसरा काम है क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। जैसे अब जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ, एयर के साथ क्या क्या बहुत सारे धूल चली जाती है, ठीक है, धूल चली जाती है, बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, उनको ये मार देता है या वहीं पर रास्ते में रोक लेता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, जिससे हमारे लंग ना खराब हो, ठीक है। तो ये क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल को रोक लेता है। और ह्यूमिडिफाई एयर, ह्यूमिडिफाई मतलब गर्मियों में जो है, जो हम सांस लेते हैं तो जो एयर जाती है वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है, ठीक है, वो ह्यूमिडिफाई नहीं होती। तो क्या करता है? उस एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है। ह्यूमिडिफाई मतलब नमी प्रदान करना, ठीक है, नमी देना। ह्यूमिडिफाई मतलब नमी देना, उसको नमी देता है, ठीक है। और अगला काम है ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाना। जैसे ठंडियों में या गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम ही होता है ना, तो ज़्यादा ठंडियों में जब हम सांस लेते हैं तो वो तो बाहर की हवा तो बहुत ठंडी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो ये क्या करता है? जो हम सांस लेते हैं उस एयर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के सेम टेम्परेचर में ले आता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के सेम टेम्परेचर में ले आता है। उसके बाद ये एल्वुलाई में भेजता है। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर टू एल्वुलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई एयर्स एंड ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहला काम होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब सांस लेना। सांस लेके क्या करेंगे? ऑक्सीजन जो है, ब्रीदिंग में क्या होता है? जो हम एयर बाहर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले जाना, एटमॉस्फेरिक एयर को, ब्रीदिंग में एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले जाना, ठीक है, इनसाइड ले जाना, ठीक है। और जो अंदर जो CO2 है, CO2 को हम रिलीज आउट, बाहर रिलीज कर देना, CO2 को बाहर रिलीज कर देना। एयर को ड्रॉन इन, एयर को अंदर ले जाना मतलब, ठीक है, ड्रॉन इन मतलब अंदर ले जाना। एटमॉस्फेरिक एयर को जो हम सांस लेंगे तो एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी। अब ये अंदर कहाँ जा रही है? हमारे लंग्स में जा रही है। लंग्स में क्या है? एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई में पहुँच जाएंगे। जो एक्सचेंज पार्ट है, जो कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक लेके जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का? ये लेके जाएगा एल्वुलाई तक, ठीक है। और एल्वुलाई में जो CO2 है वो CO2 को बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये पहला कहलाएगा ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद जब एल्वुलाई में गैस जाएगी, एल्वुलाई में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। एल्वुलाई में जो गैस होगी, एल्वुलाई में और जो गैस है तो CO2 को इधर अंदर की तरफ टिश्यू की तरफ भेजेगा, CO2 को अंदर की तरफ ब्लड में भेजेगा, ठीक है। एल्वुलाई में एक्सचेंज होगा गैसेस का, और मतलब O2 का अंदर की तरफ भेजेगा और CO2 को बाहर की तरफ भेजेगा। ये क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन, जिससे ये एल्वुलाई है, ठीक है। तो एल्वुलाई में यहाँ पर CO2 भरी हुई है, एल्वुलाई में यहाँ पर O2 आई, ठीक है, O2 आई, और यहाँ पर एक ब्लड की वो है वेसल, ठीक है। इस वेसल से इसमें यहाँ इसमें CO2 भरा हुआ है, तो ये CO2 इसमें चला जाएगा और O2 इसमें चला आएगा, ठीक है। तो क्या डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन में चेंज होगा, गैसेस का चेंज होगा। जैसे मैंने बताया
ये एल्वुलाई है, यहाँ पर O2 है, ठीक है, O2 आया, ठीक है, और ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर CO2 है, तो CO2 इसमें से इसमें जाएगा और O2 इसमें से इसमें आएगा, ठीक है, O2 इसमें से इसमें आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्रॉस द ब्लड मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। अब ब्लड क्या करेगा, CO2 को तो उधर लेके जाएगा और O2 जो इसमें आई है, ये ब्लड क्या करेगा, O2 को पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। अब जो CO2 वहाँ पर है, टिश्यू के पास है, ठीक है, अब टिश्यू में जैसे ये कोई टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पर CO2 बन रही है, यहाँ पर जो काम हो रहा है उससे CO2 बन रही है, और यहाँ पर ब्लड आया, ब्लड वेसल आया, यहाँ इसमें O2 है, ये O2 क्या करेगा, O2 इसमें चला आएगा और CO2 इसमें चला आएगा, ब्लड में चला जाएगा। CO2 बना हुआ है टिश्यू में, वो CO2 ब्लड वेसल में चला जाएगा, ब्लड वेसल से कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल से टिश्यू में चला जाएगा O2, ठीक है। तो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा O2 एंड CO2 का, डिफ्यूजन या एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद अब ये O2 यहाँ पर जो आई, यहाँ पर टिश्यू में जो O2 आई, ये O2 आई, इस O2 का यूटिलाइजेशन क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा फूड को, उससे एनर्जी निकालने में, यूटिलाइजेशन करेगा फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी निकालने में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो जा रहा है। तो कितने स्टेप है रेस्पिरेशन में, 5 स्टेप। पहले ब्रीदिंग होगा, गैस को अंदर लेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर को, और CO2 को बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो एल्वुलाई में गैस पहुंच जाएगी, एल्वुलाई में और ब्लड वेसल्स के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होगा, CO2 एल्वुलाई में चली जाएगी और O2 ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। अब ब्लड वेसल क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करेगा, और टिश्यू में क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगा टिश्यू और ब्लड के बीच में, टिश्यू ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा O2 एंड CO2 का। CO2 ब्लड सेल में चले जाएगी और O2 सेल में आ जाएगी, टिश्यू में आ जाएगी, और सेल क्या करेगा, टिश्यू क्या करेगा, इसका यूटिलाइजेशन करेगा एनर्जी निकालने में। अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, ठीक है। रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के भी दो स्टेप होते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में पहला स्टेप होता है इंस्पायरेशन, पहला स्टेप होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब सांस अंदर लेना, मतलब ब्रीदिंग इन, ठीक है। इंस्पायरेशन पहला स्टेप है, इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना, ब्रीदिंग इन। ब्रीदिंग इन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, मतलब एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको हमें अंदर लेना है, ठीक है, वो इंस्पायरेशन कहलाता है। सेकंड स्टेप है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर है उसको बाहर निकालना है, ब्रीदिंग आउट, ठीक है। इसको हम ब्रीदिंग आउट भी कह सकते हैं, एक्सपायरेशन को ब्रीदिंग आउट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। एल्वियोलर जो हमारी बॉडी में जो एल्वियोलाई है, लंग्स में जो एल्वियोलाई है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट, ठीक है। यह हो गया 2 स्टेप ऑफ ब्रीदिंग। और ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है, इसमें क्या होता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर काम करता है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर में डिफरेंस। जैसे यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ये हो गया लंग्स, यहाँ पर लंग्स, ये लंग्स बना लिए। तो यहाँ पर अगर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर कम है, ठीक है, प्रेशर, इसका प्रेशर कम है, एयर प्रेशर, इसका एयर प्रेशर कम है और इसका एयर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। इसका एयर प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर का, और लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम है, तो जहाँ से कम होगा वहाँ से एयर अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर इंस्पायरेशन काम करता है, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर काम करता है, ठीक है। ब्रीदिंग का पहला स्टेप इंस्पायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन की बात करते हैं। जैसे ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये लंग है, इसके लंग के नीचे की तरफ से ये क्या कवर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, थोरेसिक कैविटी बनी हुई, थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी किस चीज़ से बनी, नीचे की तरफ डायफ्राम से बनी हुई है, डायफ्राम से बनी हुई है, ठीक है। और ऊपर की तरफ है ये रिप्स है एंड स्टर्नम, रिप्स एंड स्टर्नम, ठीक है। ऊपर की तरफ स्टर्नम है, साइड में रिप्स है, स्टर्नम। और पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ बना हुआ है ये वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो पीछे की तरफ ये थोरैसिक वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री है पीछे की तरफ से, ठीक है। तो ये चारों तरफ से ढका हुआ है लंग्स, ठीक है। अब क्या होता है इंस्पायरेशन में, क्या होता है, जैसे ये एटमॉस्फेयर है, ये थोरैसिक ये क्या है, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेशर कम है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, और जो लंग्स के अंदर प्रेशर है, लंग के अंदर, ये लंग है, लंग के अंदर जो प्रेशर है ये कम है, ठीक है। लंग के प्रेशर को कहते हैं पल्मोनरी प्रेशर। जहाँ भी लंग की कोई भी बात आएगी, एयर की बात आएगी, तो उसे पल्मोनरी कहेंगे, पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा है, ठीक है, और पल्मोनरी प्रेशर कम है, तो क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी प्रेशर कम है तो कहते हैं पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसके अंदर प्रेशर कम है, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। और इंस्पायरेशन में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये डायफ्राम इस तरह डोम शेप का ऐसे तो डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। हम बताते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है तो इंस्पायरेशन होगा। जैसे तो इसमें क्या करता है, जैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है तो डायफ्राम नीचे की तरफ आता है। सबसे पहला काम होता है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे की तरफ बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, इससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट नीचे की तरफ करेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम किधर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर और नीचे की तरफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसे कहेंगे वॉल्यूम इंक्रीजेज। और फिर क्या करता है, जो रिप्स हैं, रिप्स के ऊपर मसल्स होती हैं, ठीक है, ये कहते हैं एक्सटर्नल, ऊपर वाली मसल। रिप्स में दो तरफ की मसल्स होती हैं, ऊपर की तरफ मसल्स होती है, एक अंदर की तरफ होती है, तो कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये कहाँ की मसल्स है, रिप्स की मसल्स है, ठीक है। ऑफ रिप्स लिख देते हैं, ऑफ रिप, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिप क्या करती हैं, रिप को ऊपर की तरफ खींचती हैं। ये ऊपर जो यहाँ मसल्स हैं, ठीक है, रिप के ऊपर मसल्स हैं तो ये ऊपर की तरफ खींचती हैं, ठीक है। ये रिप को और स्टर्नम को खींचेंगी, ये क्या करेंगी, लिफ्ट अप द रिब एंड स्टर्नम। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती हैं, स्टर्नम और रिब्स को ऊपर की तरफ खींचती हैं, तो इसका वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम और बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। जैसे ही थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जैसे ही बताया था कि जब भी थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। जैसे ही थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। पल्मोनरी मतलब जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है। और जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जब भी अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक, किसी चीज़ का अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रेशर जो है, उसमें जो एयर का प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो पल्मोनरी प्रेशर जो है
डिक्रीज कर जाता है। पल्मोनरी प्रेशर जैसे डिक्रीज करता है, ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर जब डिक्रीज करेगा तो क्या लिखा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करता है तो एयर बाहर से अंदर की तरफ जाने लगती है, ठीक है। तो इसी इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, ठीक है। जो पल्मोनरी लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होगा, तब इंस्पायरेशन होगा। इंस्पायरेशन में क्या क्या हेल्प करता है, डायफ्राम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये डायफ्राम है तो ये नीचे की तरफ ऐसे भागेगा, तो जैसे डायफ्राम इस तरह का होता है तो नीचे की तरफ ऐसे फ्लैट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट एंड बिकम फ्लैट, ठीक है, ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो जो है इसका जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो रिब, ये जो रिब है, रिब जैसे रिब है, रिब के ऊपर की जो मसल्स होती हैं उसे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, और जो अंदर की मसल्स होती हैं उसे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये क्या करती हैं, ये रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर की तरफ खींचती है, तो ऊपर की तरफ खींचेंगे तब भी इसका वॉल्यूम और बढ़ेगा, ठीक है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेज, देखो इंक्रीजेज लिखा, ठीक है। थोरैसिक वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो जब मैंने बताया जब भी कोई भी चेंज होगा थोरैसिक वॉल्यूम में, थोरैक्स में, थोरैसिक वॉल्यूम में, तब पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज होगा, तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अगर थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें पता है कि प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे यहाँ वॉल्यूम बढ़ाए हैं तो प्रेशर जो है कम हो रहा है, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। पल्मोनरी जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर हो जाएगा तो तब एयर जो अंदर एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ जाने लगे, क्योंकि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब डिक्रीज होगा तब इंस्पायरेशन होगा। और इंस्पायरेशन जो है कि एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस मतलब इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इंस्पायरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस है, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन कब होता है, जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। इट मीन्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसमें कौन कौन से वो क्या काम करते हैं, जैसे डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंस्पायरेशन में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो क्या हुआ था, जो थोरैसिक जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया था। अब जो डायफ्राम अपनी जगह पर आ रहा है तो थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, थोरैसिक वॉल्यूम, ठीक है, थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाता है। और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स थे, रिब्स के जो अंदर वाले मसल्स थे वो क्या करते हैं, रिब्स को और स्टर्नम को पीछे की तरफ खींचते हैं, अंदर की तरफ, ठीक है। वो उनको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए अंदर की तरफ खींचते हैं। तो क्या होता है, थोरैसिक वॉल्यूम जो है कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम से थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाता है। अब थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाता है तो कोई भी चेंज अगर हम थोरैसिक वॉल्यूम में करेंगे तो पल्मोनरी वॉल्यूम में भी वही चेंज होगा, ठीक है। थोरैसिक वॉल्यूम अगर कम होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा। जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा। पल्मोनरी प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। एक्सपायरेशन में क्या है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक इज एबव देन, ठीक है, एबव देन देखिए यहाँ पर लिखा है। तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ रहा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ रहा है तो एक्सपायरेशन हो रहा है। और एक्सपायरेशन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस मतलब इसमें हमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप होगा, ठीक है, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव प्रोसेस, इंस्पायरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। एस्टिमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मतलब कितनी एयर हम ले रहे हैं, कितनी एयर हम इंस्पायरेशन में अंदर जा रही है, कितनी एयर एक्सपायरेशन में वापस आ रही है और कितनी एयर हमारी बॉडी में रह रही है। ये जितनी भी वॉल्यूम है, एयर का जो वॉल्यूम है उसको नापने के लिए हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर से हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम नापते हैं, जी इंस्पायरेशन में कितनी एयर आ रही है और एक्सपायरेशन में कितनी एयर वापस आ रही है, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं स्पायरोमीटर से, ठीक है, स्पायरोमीटर से हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम
निकालते हैं। और ब्रीथिंग रेट मतलब कितनी कितनी बार एक मिनट में कितनी बार आदमी ब्रीथ कर रहा है, एक ह्यूमन कितनी बार ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, कितनी बार, 12 से 16 बार, 12 से 16 टाइम्स एक आदमी एक मिनट में ब्रीथ कर सकता है, ठीक है, 12 to 16 टाइम्स ब्रीथिंग रेट होती है ह्यूमन की ब्रीथिंग रेट होती है 12 to 16 टाइम पर मिनट। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम टीवी। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जब कोई इंसान नॉर्मल ब्रीदिंग करता है, सांस लेना, ठीक है, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में जो नॉर्मल जो एयर जाती है, बट जब इंस्पायरेशन कर रहे हैं, जैसे इंस्पायरेशन किए तो उसमें नॉर्मल एयर 500 ml जा रही है, ठीक है, और एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल एयर 500 ml वापस आ रही है, तो इसी क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल रहता है 500 ml, ठीक है, एक बार सांस लेने पर कितनी एयर जा रही है? 500 ml, तो ये क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml जा रही है, तो एक बार में इतनी जा रही है, तो एक मिनट में कितनी जाएगी? ठीक है, एक मिनट में कितना हो जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 600 आ जाएगा, 6000 ml आ जाएगा, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम पूछा जाएगा कितना है, तो 500 ml। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? IRV। ये क्या होता है? जैसे पहले सांस ली, नॉर्मल ब्रीदिंग की, ठीक है, सांस ली, अंदर इंस्पायरेशन किया, बाकी वो सांस ले ली, उसके बाद जब हम क्या कहते हैं, और फोर्सिबल इंस्पायरेशन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से और सांस लेते हैं, ज़ोर से फोर्सिबल इंस्पायरेशन मतलब और ज़ोर से सांस लेते हैं, ठीक है। तो फोर्सिबल इंस्पायरेशन में जितनी एयर और जाती है, ठीक है, जितनी एयर इस टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर और जितनी एयर जा रही है, तो वो क्या कहलाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 से 3000 ml, ठीक है, 2500 से 3000 ml। और अगला है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि जो टाइडल वॉल्यूम, जो मैंने पहले एक्सपायरेशन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसके बावजूद और जब फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हैं तो जो और एयर निकलती है उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये होती है 1000 से 1100 ml, ठीक है, हो जाता है 1000 से 1100 ml हो जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और चौथा है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? RV। ये होता है जब हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर दिया, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर आ गया, उसके बाद भी जितनी एयर बॉडी के अंदर बच रही है, ठीक है, जितनी एयर बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर बच रही है, उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर और बच रही है लंग्स के अंदर, उसे कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। ये होता है 1100 से 1200 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 से 1100, ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml। टाइडल वॉल्यूम 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन, मतलब इंस्पायरेशन कितनी एयर एक बार इंस्पायरेशन में कितनी बार कितना ले सकता है, ठीक है। ये होता है टीवी प्लस IRV। IRV क्या होता है? जो एक्स्ट्रा एयर गई है टीवी के अलावा, और टीवी और IRV दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टीवी प्लस ERV, ठीक है, टीवी प्लस ERV क्या हो जाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। और है FRC। FRC क्या होता है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होता है? ERV और RV, ठीक है, ERV और RV मिला के क्या होता है? FRC। ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है। अगला है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? टीवी प्लस ERV प्लस IRV, ये तीनों मिलाकर, टीवी और ERV और IRV ये तीनों मिला क्या हो जाएगा? वाइटल कैपेसिटी। और अगला होता है टोटल लंग कैपेसिटी। जितनी भी चारों जो हैं वॉल्यूम है, टीवी, IRV, ERV और RV, ये चारों को मिलाकर जो वॉल्यूम बनता है उसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी को इस तरह से भी ले सकते हैं कि
वाइटल कैपेसिटी क्या कहते हैं, टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी हो गया और आरवी को अलग से जोड़ देते हैं रेजिडुअल कैपेसिटी को, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी, ये क्या हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। ब्रीथिंग का नेक्स्ट स्टेप है डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वुलाई में, ठीक है। एल्वुलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहले, तो इसलिए इसे कहते हैं एल्वुलाई क्या है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्राइमरी साइट, प्राइमरी साइट मतलब जो पहले, प्राइमरी साइट कौन सी है, एल्वुलाई, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ से होगी, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में से जो एयर आई है एल्वुलाई में वो होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के द्वारा बनाई हुई निकली है वो उसके बीच में होगी, ठीक है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं, ठीक है, ये डिपेंड करती है तीन चीज़ों पर। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर डिपेंड करती है, और दूसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। और थर्ड है प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ भी जो डिफ्यूज़न होगा वो प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से होगा। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ये मैंने एल्वुलाई बनाई, ठीक है, ये एल्वुलाई, और ये है एक ब्लड वेसल, ठीक है। इससे और इसके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होना, यहाँ पर CO2 ज़्यादा है, यहाँ पर O2 है। इसका मतलब यहाँ पर O2 का प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। यहाँ पर CO2 का प्रेशर ज़्यादा है, CO2 का प्रेशर यहाँ पर कम है। यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा है, देखिए प्रेशर में डिफरेंस हो रहा है। O2 का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है, तो O2 का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है तो और यहाँ पर कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इस एल्वुलाई से इसमें आ जाएगा, ठीक है, एल्वुलाई से ब्लड वेसल में आ जाएगा ऑक्सीजन, और ये CO2 है यहाँ से उसमें चला जाएगा, CO2 ब्लड वेसल से एल्वुलाई में चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट में क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न में हायर प्रेशर या कंसनट्रेशन से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर या कंसनट्रेशन, ठीक है, दोनों सेम होता है। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन मतलब ये जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है, ये इसकी लास्ट मेम्ब्रेन और ये इन दोनों के बीच में जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मतलब कौन सी गैस ब्लड में कितनी सॉल्युबल है, ठीक है, कौन सी गैस ब्लड में कितनी सॉल्युबल है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% टाइम ज़्यादा सॉल्युबल है, O2 से मोर सॉल्युबल देन O2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है, पर जो है इसमें प्रेशर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर कंसंट्रेशन की वजह से प्रेशर जो है, प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा है और कंसंट्रेशन का प्रेशर ग्रेडियंट कम है, इस वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा इधर से डिफ्यूज़ होती है, ठीक है। पर CO2 जो है वो 20 to 25 टाइम मोर सॉल्युबल होती है, मतलब ये ज़्यादा सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन से। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। जैसे कि ये एल्वुलाई का, जैसे ये एल्वुलाई है, ठीक है, एल्वुलाई ये है इसके पास वाली ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, और ये ब्लड वेसल कहाँ आएगी, हार्ट में आएगी, और हार्ट इसको इस ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में। ये पहले हार्ट में आएगी और उसके बाद हार्ट इसको पंप करेगा पूरी बॉडी में, ठीक है। इससे जो हमारी गैसेस जो आई थी एल्वुलाई में, देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन अगर वो एल्वुलाई में ज़्यादा है,
और ये जो ब्लड वेसल है इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। यहाँ पर इसमें जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, और ये वेन क्या करती है, वेन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। पल्मोनरी का मतलब, पल्मोनरी जब भी कोई चीज़ लंग्स से अटैच होगी तो उसे हम पल्मोनरी कहेंगे। तो ये कहाँ से आ रही, लंग्स से होकर आ रही है, ठीक है, लंग्स से होकर आ रही है, तो ये ब्लड लेके आ रही है यहाँ तक, हार्ट तक, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कम है, तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा है एल्वुलाई में और इसमें, इस ब्लड में कम है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन उसमें से एल्वुलाई से इसमें आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर ग्रेडेंट हो रहा है ना, यहाँ पर कंसनट्रेशन ग्रेडेंट हो रहा है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, डिफ्यूज़न ही होता है हायर से लोअर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन या प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, ठीक है, यहाँ पर कम है तो ऑक्सीजन वहाँ से एल्वुलाई से आ जाएगा इस ब्लड में, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आर्टरी है, आर्टरी क्या कर रही है, इस ब्लड को यहाँ से लेके आ रही है, यहाँ से लेके आ रही है, लंग्स में लेके जा रही है यहाँ पर, ठीक है, एल्वुलाई के पास यहाँ पर लेके आ रही है। पल्मोनरी आर्टरी क्या हो रही है, हार्ट से लेकर एल्वुलाई में लेके जा रही। इसमें क्या है, कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है और यहाँ पर एल्वुलाई में कम है, तो क्या करेगा, CO2 यहाँ से उसमें चला जाएगा, ठीक है, CO2 उसमें चला गया। फिर जब इसमें O2 ज़्यादा आ गया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर आया हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में गया, और फिर लेफ्ट एट्रियम से डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जब ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर जब टिश्यू के पास आया, टिश्यू में ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा टिश्यू में, ठीक है। जो हार्ट से जो टिश्यू तक जो आ रही है ब्लड वेसल्स से क्या कहते हैं, सिस्टेमिक आर्टरी। इसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा है और टिश्यू में कम है, तो वहाँ से इसमें चली आ रही है, ठीक है। और इसमें टिश्यू में CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहीं पर फॉर्मेशन होता है CO2 का, और ब्लड में कम है, तो यहाँ से इसमें चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से ब्लड वेसल्स में चली जाएगी, इसे कहेंगे सिस्टेमिक वेन। जो यहाँ से टिश्यू से लेके जा रही है उसे क्या कहेंगे, सिस्टेमिक वेन। ये हार्ट तरफ लेके जा रही, हार्ट में जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और यहीं से ये फिर रिटर्न चली जाएगी, यहाँ से रिटर्न चली जाएगी, ठीक है। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। पहला है स्क्वामस एपिथेलियम, सेकंड है बेसमेंट सब्सटेंस, थर्ड है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। स्क्वामस एपिथेलियम क्या है, से एल्वुलाई है, एल्वुलाई की जो सबसे ऊपर की परत है, सबसे ऊपर की जो एपिथेलियम है, ठीक है, ऊपर की एपिथेलियम से स्क्वामस एपिथेलियम कह रहे हैं, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलर वाल, जो एल्वुलाई की वाल है उसकी जो ऊपर की एपिथेलियम है उसे कह रहे हैं स्क्वामस एपिथेलियम। और जो ब्लड वेसल्स जो है जिसके बीच में गैसेस का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, गैसेस का डिफ्यूज़न हो रहा है, तो जो ब्लड वेसल्स हैं इसकी जो अंदर की लेयर है इसे कहते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम मतलब अंदर की एपिथेलियम, एंडोथीलियम अंदर की एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, अंदर की एपिथेलियम ऑफ एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये 2 लेयर होगी। और थर्ड है बेसमेंट सब्सटेंस, ये एक तरह का सब्सटेंस है जो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में भरा हुआ है, इसे कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस इन दोनों के बीच में भरा हुआ है, ये तीनों मिलकर बनाते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, ठीक है, लेस देन 1 मिलीमीटर थिकनेस, कहते लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, इसलिए इससे डिफ्यूज़न गैसेस का आसानी से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी मोटाई थिकनेस जो है 1 मिलीमीटर से भी कम है, इसलिए इसका डिफ्यूज़न आसानी से हो जाता है।